नमस्कार। आज हम एक बहुत ही चौंकाने वाले साइबर घोटाले की गहराई में जा रहे हैं। एक ऐसा मामला जिसने फॉर्च्यून 500 कंपनियों को, आप सोचिए, सालों तक परेशान किया, वो भी लगभग बिना किसी की नजर में आए। हाँ, मतलब ये बड़ी बड़ी जानी मानी कंपनियों के नाम पर सीधी सीधी धोखाधड़ी चल रही थी। बिल्कुल। और ये साइबर सुरक्षा शोधकर्ताओं ने हाल ही में इसका पर्दाफाश किया है। ये एक पूरा फिशिंग नेटवर्क था, बिल्कुल औद्योगिक पैमाने पर। औद्योगिक पैमाने पर? हाँ, मतलब कोई छोटा मोटा गिरोह नहीं। और ये 3 साल से ज्यादा समय तक चला, वो भी गूगल क्लाउड, क्लाउडफ्लेयर जैसे बड़े भरोसेमंद प्लेटफॉर्म पर। ओह, 3 साल से ज्यादा? जी। और इसका नतीजा न सिर्फ कंपनियों की साख को बट्टा लगा, बल्कि सोचिए कितने सारे यूजर्स, उनके क्रेडेंशियल्स चोरी हुए, मैलवेयर फैला, धोखाधड़ी हुई, बहुत बड़ा नुकसान। ये तो वाकई बहुत गंभीर बात है। तो चलिए थोड़ा समझते हैं इसको। ये पूरा नेटवर्क, ये जाल, आखिर बिछाया कैसे गया था? इतनी सफाई से इतने बड़े लेवल पर ये सब हुआ कैसे? देखिए, इसमें मुख्य रूप से 2 तकनीकें थीं जो ये लोग इस्तेमाल कर रहे थे। पहली थी क्लोकिंग। क्लॉकिंग, ये क्या होता है? क्लोकिंग मतलब एक तरह का धोखा। सर्च इंजन जो होते हैं जैसे गूगल, उनको तो ये वैध सामग्री दिखाते थे, सब ठीक ठाक। अच्छा। लेकिन जैसे ही कोई असली यूजर, कोई इंसान उस लिंक पर क्लिक करता, उसे फौरन फिशिंग साइट या फिर किसी जुए वाली वेबसाइट पर भेज दिया जाता था। समझ गया। मतलब सर्च इंजन को बेवकूफ बनाना और यूजर को फंसाना। और दूसरी तकनीक क्या थी? दूसरी तकनीक और भी शातिर थी। वो एक्सपायर्ड, या मतलब जो डोमेन नेम किसी ने रजिस्टर करवाया और फिर छोड़ दिए। हाँ, जो रिन्यू न्यू है। बिल्कुल। जैसे मान लीजिए कोई डोमेन था militaryfighterjet.com, अब वो इस्तेमाल में नहीं है। इन्होंने उसे हाईजैक कर लिया। अच्छा। और फिर उस पर लॉकहीड मार्टिन जैसी किसी बड़ी जानी मानी कंपनी की हूबहू नकल वाली वेबसाइट बना दी, बिल्कुल वैसी ही दिखने वाली, जिसमें नकली लॉगिन पेज भी थे। अरे बाप रे, ये तो बहुत ही चालाकी भरा काम है, खासकर ये एक्सपायर्ड डोमेन वाला आइडिया। लेकिन ये नकली वेबसाइटें इतनी असली कैसे लगती थी कि लोग धोखा खा जाते थे? यहीं पर उनकी असली चालाकी सामने आती है। कुछ नकली पेज क्या करते थे कि असली ब्रांड के जो सर्वर है ना, हाँ। उन्हीं से तस्वीरें या कोड जैसी चीजें सीधे लोड करते थे। क्या बात है, मतलब असली सर्वर से? जी हैं। तो सोचिए, नकली पेज पर असली कंपनी का लोगो दिख रहा है। हाँ। और वो सीधे उसी कंपनी के सर्वर से आ रहा है। इससे वो पेज और भी ज्यादा भरोसेमंद लगता था। हाँ। और इसी वजह से उन्हें डिटेक्ट करना, पकड़ना भी बहुत मुश्किल हो जाता था। ये वाकई बहुत ही परिष्कृत, सोफिस्टिकेटेड तरीका है। इससे साफ है कि ये कोई छोटा मोटा ग्रुप नहीं था। तो अंदाजा है कुछ कि ये पूरा ऑपरेशन कितना बड़ा था, इसका साइज क्या था? साइज बहुत बड़ा। आप अंदाजा लगाइए, जांच में सिर्फ हांगकांग और ताइवान में गूगल क्लाउड पर होस्ट किए गए 86 फिजिकल आईपी एड्रेस मिले। 86? तो सिर्फ फिजिकल आईपी? हाँ, और ये 86 आईपी एड्रेस आगे जाकर गूगल पे 44,000 और दूसरे प्रोवाइडर्स पे करीब 4,000 वर्चुअल आईपी एड्रेसेस को मैनेज कर रहे थे। 44,000 वर्चुअल आईपीज? जी। ये आंकड़े दिखाते हैं कि ये कोई एक दो हैकर का काम नहीं था। ये एक पूरा संगठित नेटवर्क था, जैसे कोई कॉर्पोरेट इंफ्रास्ट्रक्चर हो। बिल्कुल, एक कंपनी की तरह। हाँ, और इसे भी उन्होंने 80 से ज्यादा क्लस्टर्स में बांट रखा था। और हर क्लस्टर करीब 200 से ज्यादा ग्लोबल कंपनियों की नकली सामग्री होस्ट कर रहा था। अविश्वसनीय। 80 क्लस्टर, हजारों आईपीज, ये तो एक पूरी डिजिटल फौज जैसा लगता है। इतना सब कुछ चल रहा था, तो इन नकली साइटों पर लोग आ कहां से रहे थे? ट्रैफिक कहां से आ रहा था? और क्या ये कभी पकड़ में ही नहीं आए? ट्रैफिक का जो बड़ा हिस्सा था वो आ रहा था गूगल सर्च से, मेटा यानी फेसबुक से, और कई एंड्रॉइड ऐप्स के जरिए। अच्छा, यानी जाने पहचाने सोर्सेज हैं। हाँ, और दिलचस्प बात यह है कि ऐसा नहीं कि ये पकड़ में नहीं आए। रिपोर्ट्स बताती हैं कि कम से कम 265 बार इन्हें सार्वजनिक रूप से डिटेक्ट किया गया था। 265 बार? अगर इतनी बार पता चला तो फिर ये रुके क्यों नहीं? मतलब डिटेक्शन सिस्टम क्या नाकाफी थे? यही इस नेटवर्क की सबसे बड़ी चुनौती और कह सकते हैं कि कामयाबी थी। इसकी जो बनावट थी, जो स्ट्रक्चर था, वो डिसेंट्रलाइज्ड था, बिखरा हुआ। और ये इतना बड़ा था कि अगर इसका एक हिस्सा पकड़ा भी जाता था तो बाकी नेटवर्क आराम से चलता रहता था, वो रुकता नहीं था। ये कुछ एक डिजिटल हाइड्रा जैसा था, एक सिर काटो तो दूसरा उगाता है। समझ गया। इसका मतलब ये हुआ कि कंपनियों और क्लाउड प्लेटफॉर्म दोनों के लिए इसके बहुत गंभीर परिणाम हैं। ये सिर्फ यूजर्स का सिर दर्द नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने। कंपनियों के लिए तो ये सीधे सीधे उनके ब्रांड के भरोसे पे हमला है। हाँ।
और सोचिए अगर कर्मचारियों के क्रेडेंशियल्स चोरी हो जाते हैं तो उससे कितना बड़ा वित्तीय या फिर कंपनी की प्रतिष्ठा का नुकसान हो सकता है। जाहिर है। और जो क्लाउड प्रोवाइडर हैं जैसे गूगल क्लाउड या दूसरे, उनके लिए ये एक सबक है। ये दिखाता है कि कैसे धोखेबाज उनके इतने भरोसेमंद इंफ्रास्ट्रक्चर का गलत इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी इतने बड़े पैमाने पर और इतने लंबे समय तक बिना पूरी तरह से रुके। तो फिर बचाव का रास्ता क्या है? मतलब इस तरह के शातिर हमलों से निपटने के लिए क्या किया जा सकता है? देखिए, रिसर्चर्स ने कुछ ठोस सुझाव दिए हैं। हाँ। एक तो ये कि कंपनियां खुद भी थोड़ी प्रोएक्टिव हों। हाँ। वो सक्रिय रूप से अपने या अपने इंडस्ट्री से जुड़े जो एक्सपायर्ड या छोड़े गए डोमेन्स हैं उन पर नजर रखें। हाँ, क्योंकि वो आसान निशाना बन जाते हैं। बिल्कुल। और दूसरा, जो होस्टिंग कंपनियां हैं, क्लाउड प्रोवाइडर्स हैं, उन्हें सिर्फ ऑटोमेटेड सिस्टम मतलब मशीनी जांच पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। अच्छा। उन्हें थ्रेट इंटेलिजेंस यानी खतरे की खुफिया जानकारी और ज्यादा गहरे विश्लेषण का इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि ये जो हमलावर हैं ये बहुत चालाक हैं। वो जानते हैं कि सामान्य सुरक्षा उपायों से कैसे बचना है। तो मतलब एक मल्टी लेयर अप्रोच चाहिए जिसमें इंसानी जांच भी शामिल हो। हाँ, बिल्कुल। ऑटोमेशन के साथ साथ गहरी छानबीन और ह्यूमन इंटेलिजेंस जरूरी है। तो कुल मिलाकर आज हमने देखा कि कैसे एक बेहद संगठित, तकनीकी रूप से उन्नत और काफी लचीला साइबर घोटाला सालों तक दुनिया की कुछ सबसे बड़ी कंपनियों और टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म्स को चकमा देता रहा। नकली वेबसाइटें, छोड़े गए डोमेन का अपहरण, भरोसेमंद इंफ्रास्ट्रक्चर का दुरुपयोग, मतलब सब कुछ बहुत योजनाबद्ध तरीके से किया गया। हाँ, और ये मामला साइबर अपराधियों के लचीलेपन को तो दिखाता ही है, साथ ही ये भी बताता है कि पब्लिक क्लाउड इकोसिस्टम को सुरक्षित रखना कितनी बड़ी और लगातार चलने वाली चुनौती है। यहाँ एक अहम सवाल उठता है जिस पर हम सबको शायद सोचना चाहिए कि अगर दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनियां और फॉर्च्यून 500 फर्म्स भी इस तरह के धोखे का शिकार हो सकती हैं इतने लंबे समय तक, तो फिर डिजिटल दुनिया में पहचान की प्रामाणिकता को वेरीफाई करने के हमारे मौजूदा तरीके वो असल में कितने प्रभावी हैं। सही बात है। हमें ऑनलाइन किस पर, कितना और किस आधार पर भरोसा करना चाहिए, ये एक बड़ा सवाल है।